ईरान हारेगा नहीं, यानी हारने का मतलब यह है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, वो सफ़ेद झंडा नहीं दिखाएगा, वो लड़ेगा चाहे ख़त्म हो जाएगा। शहादत ईरान के लोगों की रगों के अंदर है। एक ऐसा तूफ़ान जो कभी इतिहास में कभी देखा नहीं गया। 24 घंटे के अंदर ईरान ख़त्म हो जाना था। फिर उसके बाद वो हुआ कि अभी एक दिन और रुक लीजिए, अभी सबसे बड़ा हमला होना है, वो भी हो गया। उसके बाद उससे बड़ा हमला होना है। कितना हल्कापन, कितना ढकोसलेबाजी और कितनी कमीनगी हो रही है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप इस बात को देखिए कि यही बात नेतन्याहू ने गाज़ा के बारे में कहा था। गाज़ा के बारे में क्या कहा था? 24 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। गाज़ा को नहीं जानते थे, ईरान को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ईरान क्या है, ज़रा मैं इसका इतिहास में, एक मिडिवल इतिहास में आपको ले आना चाहता हूँ। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और हमेशा लड़े, किसी का गुलाम नहीं हुए। और उन्होंने जो सरकार बनाई और चलाई, उसमें काफ़ी एक ऐसा सिस्टम लाया कि जो जल्दी से टूट ना सके। मतलब उनका पूरा जो क्लेरिकल ताकतें थी, उनको उन्होंने देश के इसमें लगाया। खैर ये है कि उसी के साथ साथ जो डेमोक्रेसी के पूरे नॉर्म्स होते हैं वो तो उन्होंने नहीं लगाए, पर हाँ, देश की सीमा और देश की सुरक्षा और देश की प्रगति के लिए उन्होंने बहुत किया। आज की जो खबर है उसको समझिएगा ज़रूर, क्या हम कहना चाह रहे हैं। जी, आज का सवाल है, क्या ईरान ने पश्चिम के वैज्ञानिक विकास के दावों की पोल खोल दी है? जी, दुनिया में अक्सर एक धारणा बनाई जाती है कि विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता का असली केंद्र सिर्फ पश्चिम है, यानी वेस्ट। अमेरिका, यूरोप और उनके सहयोगी देशों को ही दुनिया का असली वैज्ञानिक नेता बताया जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में एक ऐसा देश जिसने इस धारणा को चुनौती दी है, और वो है ईरान। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन और सैन्य तकनीक का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। एपिक फ्यूरी, यानी एपिक फ्यूरी के बेमिसाल तूफान, एक ऐसा तूफान जो कभी इतिहास में कभी देखा नहीं गया। 24 घंटे के अंदर ईरान ख़त्म हो जाना था। फिर उसके बाद वो हुआ कि अभी एक दिन और रुक लीजिए, अभी सबसे बड़ा हमला होना है, वो भी हो गया। उसके बाद उससे बड़ा हमला होना है, उसके बाद उससे बड़ा हमला होना है। उसके बाद ये था कि ईरान की सारी जनता बाहर आकर जो है उनको उठाकर फेंक देगी और फिर ट्रम्प साहब आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि जनाब आप बता दीजिए ईरान का राजा कौन होगा। वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद अमेरिकी सेना जानी थी, लेकिन पता लगा नहीं, वो तो जाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो है आप कुर्द की सेना को आप कह रहे हैं। एक दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश का मुखिया, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का मुखिया, वो एक छोटे से कुर्द लोगों को कह रहा है कि तुम जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनको ख़त लिखे जा रहे हैं, उनके साथ कहा जा रहा है कि आप जाइए और आप कब्ज़ा कीजिए ईरान पर। तो कितना हल्कापन, कितना ढकोसलेबाजी और कितनी कमीनगी हो रही है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और आप इस बात को देखिए कि यही बात नेतन्याहू ने गाज़ा के बारे में कहा था। गाज़ा के बारे में क्या कहा था कि 24 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, 48 घंटे के अंदर हम पूरा हमास को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उनके सारे हमने बंद कर दिए, उनके जो सारे टनल्स थे, ये सब थे, और पूरा जो है ये छोड़कर भाग जाएंगे जो फ़लस्तीनी है गज़ा में जो है फ़लस्तीनी छोड़कर भाग जाएंगे। कोई नहीं छोड़कर भागा। किसी ने सफ़ेद झंडा नहीं दिखाया कि जनाब हम हमास के चक्कर में आ गए थे, हम गलत उनके बहकावे में आ गए थे और हम सरेंडर कर रहे हैं और हम कोई इजराइल का हिस्सा बना लो। बिल्कुल नहीं हुआ। अब सवाल उठ रहा है, क्या सच में पश्चिम ही विज्ञान का एकमात्र केंद्र है, या फिर दुनिया को दशकों से एक अधूरा सच बताया जाता रहा है? आइए समझते हैं पूरा मामला। साल 1979 की क्रांति और पश्चिम की भविष्यवाणी। जी हाँ, उस वक्त यानी कि 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो पश्चिम मीडिया ने एक ही बात कही कि अब मध्य युग में चला जाएगा ईरान। कहा गया
मुल्लाओं का शासन ईरान को 7वीं सदी में धकेल देगा। लेकिन हुजूर, लगभग 47 साल बाद स्थिति बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। भारी प्रतिबंधों, आर्थिक नाकेबंदी और युद्धों के बावजूद ईरान ने कई क्षेत्रों में तेजी से वैज्ञानिक प्रगति की है। गज़ा को नहीं जानते थे, ईरान को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ईरान क्या है, ज़रा मैं इसका इतिहास में, एक मिडिवल इतिहास में आपको ले आना चाहता हूँ। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एक दूसरा है आर्मेनिया की सभ्यता कहते हैं, एक है इजिप्ट की सभ्यता, वो कई बार कहा जाता है कि वो एक ही है, और ये पर्शिया की सभ्यता है। ये सभ्यता कितनी ज़बरदस्त है कि इसने जो साहित्य पैदा किए, इसने जो नियम कानून, राज्य चलाने के जो कानून पैदा किए हैं, इन्होंने, इनका जो राज था वो लगभग आधी दुनिया पर फैला हुआ था। ये पर्शियन जो पूरा उसको उस सभ्यता को एक नाम भी है उसका। तो ये और हमेशा लड़े, किसी का गुलाम नहीं हुए। इस्लाम आ गया वहाँ, इस्लाम आ गया मिडिल टाइम्स में, और अरब से इस्लाम आया और ये लोग मुसलमान हो गए। और इसमें कुछ मैसेज की वजह से मुसलमान हुए, लेकिन तलवार का भी रोल चला वहाँ पर, उसमें तलवार का भी रोल चला। जो अरब से जो लोग आए थे और वो वहाँ पर वो लोग आग की पूजा करते थे, और वो उनको मारा गया और काफ़ी कन्वर्ट किए गए। लेकिन कन्वर्जन के बाद भी जब ये ईरान पूरा मुसलमान हो गया तो उन्होंने अरबी ज़बान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो जुमे का खुतबा होता है, जो नमाज मस्जिद में जो खुतबा होगा या ईद पर जो खुतबा होगा, वो अरबी में नहीं होगा। हम खलीफा की स्तुति करेंगे, हम अरब के खलीफा को मानेंगे, उनको सलाम करेंगे, उनको टैक्स देंगे, लेकिन हम खुतबा किस ज़बान में पढ़ेंगे? खुतबा हम फ़ारसी के अंदर पढ़ेंगे। इसको दुनिया का, जो मेरी स्टडी है, दुनिया का सबसे पुरानी कल्चरल तहरीक कहते हैं, कल्चरल मूवमेंट कहते हैं, रेसिस्टेंस की मूवमेंट, एक टक्कर लेने की, एक प्रतिरोध का, इसको शुबिया मूवमेंट कहते हैं। यानी हम, शुबिया का मतलब होता है एक नेशन, एक लोग, एक ख़ास जगह के लोग। हम कई बार लोग इसको भाषा से कंफ्यूज करते थे, भाषा नहीं, इसका एक हम ख़ास जगह के लोग जिनकी पहचान क्या है, वो एक भाषा बोलते हैं, ख़ास जगह में रहते हैं, उनकी एक ख़ास तरह की सोच है, उनकी एक ख़ास तरह की सोशल सोच है, पॉलिटिकल सोच है, इकोनॉमिक सोच है। 600 से 700 साल लंबी ये आंदोलन है अरब हेजेमनी के ख़िलाफ़, अरब दादागिरी के ख़िलाफ़, कि हम मुसलमान हो गए लेकिन हम अरबी ज़बान नहीं अपनाएंगे, हम फ़ारसी ज़बान अपनाएंगे। हज़ारों मौलवी, मौलाना, क्लेरिक्स, इस्लाम के मानने वाले, फ़ारसी बोलने वाले, कवि, पोएट, जो लोग खुतबा सुनने जाते थे फ़ारसी वाला, उनको जो शहीद किया गया। जो मिडिवल पीरियड है उसके अंदर इससे बड़ा दुनिया का कोई कल्चरल मूवमेंट नहीं है। 47 साल की पाबंदी, फिर भी प्रगति। ईरान पर दशकों से कठोर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। बताया जाता है कि करीब 100 से 120 अरब डॉलर, सुनिएगा ये रकम, करीब 100 से 120 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति विदेशी बैंकों में फ्रीज है। इसके बावजूद ईरान ने मिसाइल तकनीक, ड्रोन तकनीक, परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति की है। ईरान गुलाम कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ। देखिए ईरान किस किस से लड़ रहा है। एक तो ये मुसलमान बनाम, अब लड़ाई सिर्फ यहूदी नहीं है या क्रिश्चियन नहीं है। ये मैं कई बार कहता हूँ कि दुनिया में 3-4 तरह की ज़ायनिज़्म है, सुहनियत है। एक ज़ायनिज़्म है जो ओरिजिनल है नेतन्याहू का, जवीश ज़ायनिज़्म। उसके बाद ये यहूदी ज़ायनिज़्म का मतलब क्या है, यानी फासीवाद, सहूनियत वाली फासीवाद, ये उसका ओरिजिनल है। उसके बाद क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म है जो ट्रम्प वगैरह और ये इंग्लैंड का जो रूलर्स हैं और ये सब करते हैं। उसके बाद हिंदुत्व ज़ायनिज़्म है, मोदी
इस्लामिक ज़ायनिज़्म है, ये जो सारे के सारे मुसलमान देशों के जो राजा जो आज सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इतने हमले ईरान ने इज़राइल पर नहीं किए जितने इन जगहों पर किए हैं जहाँ से के सारे अमेरिका के अड्डे हैं, और उनमें बहुत सारे अड्डे इज़राइल के भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की वैज्ञानिक शोध क्षमता पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ी है और कई क्षेत्रों में उसकी वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज मानी गई है। आयतुल्लाह खोमेनी वो, क्योंकि पहले जब ये सब चीज़ें हुई तो आयतुल्लाह खोमेनी ईरान से चले गए पेरिस में। उनको ऐसा पेरिस में जाने का कारण ये था कि पेरिस में तो एक वीज़ा नहीं लगता था, और खोमेनी को लगा कि वो ईरान की समस्याओं को दुनिया के मीडिया के सामने और दुनिया के सामने रख सकते हैं। अब इधर जब क्रांति हुई तो आयतुल्लाह खोमेनी पेरिस से फ्रांस आए और उन्होंने आके वो क्रांति का नेतृत्व किया। उसमें लेफ़्ट फोर्सेस भी थी पर वो मार्जिनलाइज हो गई। मुख्य रूप से खोमेनी का आधिपत्य वहाँ आ गया और उन्होंने जो सरकार बनाई और चलाई उसमें काफ़ी एक ऐसा सिस्टम लाया कि जो जल्दी से टूट ना सके। मतलब उनका पूरा जो क्लेरिकल ताकतें थी उनको उन्होंने देश के इसमें लगाया। खैर ये है कि उसी के साथ साथ जो डेमोक्रेसी के पूरे नॉर्म्स होते हैं वो तो उन्होंने नहीं लगाए, पर हाँ देश की सीमा और देश की सुरक्षा और देश की प्रगति के लिए उन्होंने बहुत किया। पश्चिम कैसे बना वैज्ञानिक महाशक्ति, इसको समझ लेंगे तो आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जी हाँ, इस बहस का जो दूसरा पहलू है उसको समझिए। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पश्चिम की वैज्ञानिक बढ़त सिर्फ शोध की वजह से नहीं बनी। समझिए, इसके पीछे इतिहास के कई कारण हैं। उपनिवेशकों की लूट, यूरोप ने सदियों तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के संसाधनों का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों का बहुत बड़े पैमाने पे पलायन किया गया। जी हाँ, दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को अमेरिका और यूरोप में ले जाया गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के कई वैज्ञानिकों को अमेरिका ले जाकर वहाँ के कार्यक्रम में लगाया गया। अगली बात यह है कि सारी दुनिया, इंडिया में जब मुसलमान ईसाइयों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हिंदुओं का राज हो जाएगा और हिंदू सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये एक तीसरी एकता है उनकी। इज़राइल में भी बाइबल का सहारा लेकर कि ईसा मसीह तब आएंगे जब फ़लस्तीन जो वेस्ट एशिया है उसमें सारा का सारा यहूदियों का कब्ज़ा हो जाएगा और यहूदियों को ख़त्म करने के लिए ईसा मसीह आएंगे। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका का और जो एम्बेसडर है अमेरिका का इज़राइल में, वो साफ बोल रहे हैं कि अगर हमने बाइबल की जो भविष्यवाणी है उसको पूरा करना है तो हमने पहले यहूदियों का राज वहाँ पर करना होगा और सारे मुसलमानों को ख़त्म करना होगा। तो ये अलग है। यहाँ पर भी हमने ईसाई मुसलमानों को ख़त्म करना है, उसके बाद हिंदुओं का राज होगा और फिर हिंदू। ये दोनों किताबें जो हैं 1923 में लिखी हुई, सावरकर की हिंदुत्व और गोलवलकर की 1939 के अंदर लिखी हुई वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड, वो कहते हैं सारी भारत में हम पहले सब मलेच्छों को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर सारी दुनिया पर हम राज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये यहूदी कह रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और आप ज़रा सा इसके अंदर देखिए कि ये जो नेचुरल जो पार्टनर्स हैं, ये आरएसएस आप जानते हैं अपनी शाखाओं के अंदर कहता है कि हमने जो है इजराइल की तरह का राष्ट्रवाद बनाना है। और एक और एकता इन दोनों के बीच में, जो ज़ायनिज़्म है, जो इजराइल का ज़ायनिज़्म है, वो भी औरत को उपभोक्ता की वस्तु मानता है। औरत का कोई अधिकार है ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आरएसएस मानता है कि वो नरक का द्वार है। औरत जो है क्या है? नरक का द्वार है। तो ये सारी एकता है, इसलिए ये सब एक हो जाते हैं। लेकिन एक आखिर में जो मैं बात बताना चाहता हूँ, जो आरएसएस वगैरह को देखकर ज़रा सी भी नहीं होता है कि इनको कोई शर्म आएगी, क्योंकि शर्म हया नाम की तो कोई चीज़ इनको आती नहीं है।
नैतिक विवाद भी इससे जुड़े रहे। जी हाँ, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्हें आज अनैतिक वैज्ञानिक प्रयोग कहा जाता है। जी हाँ, समझिए कि किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करते थे। उनके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कोई जानवर नहीं, इंसान अवेलेबल होते थे। जी, और ये हकीकत है। 19वीं सदी की बात है, एक अमेरिकी डॉक्टर ने गुलाम अफ्रीकी महिला पर बिना बेहोश किए, जी हाँ, बिना एनेस्थीसिया दिए कई ऑपरेशन कर दिए। आप ये यकीन करेंगे? इस तरह से वहाँ पर कार्यक्रम किए गए और आज इन घटनाओं को विज्ञान के इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। ईरान का वैज्ञानिक मॉडल, ईरान की स्थिति बिल्कुल अलग रही है। कोई उपनिवेश नहीं, आर्थिक प्रतिबंध रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव रहा है, युद्ध होते रहे हैं। इसके बावजूद ईरान ने अपनी स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया, विशेष रूप से मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अपने स्वतंत्र क्षमता विकसित करने की कोशिश की। और अब नतीजा आप लोग खुद देख रहे हैं। आज जो जंग है ना, जंग क्या कोई भी चीज़, आज अगर आप षड्यंत्र का सिद्धांत नहीं समझते हैं तो आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। लड़ाई कहाँ जाकर पहुँचेगी, लेकिन एक बात यह है कि एक छोटा सा देश जिसको सन 1941 के बाद से आपने उसकी हर चीज पर बंदिश लगाई हुई है, हर चीज, उनको कोई एड नहीं, कोई अपना तेल नहीं बेच सकते, अपना सामान नहीं बेच सकते, वाइट दाम पर सामान नहीं खरीद सकते। उसके बावजूद उन्होंने जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली वहशी सेना को जो मुकाबला किया है, वो बताता है कि ईरान क्या है। जी हाँ, अब आप समझिए क्या बदल रही है वैश्विक तस्वीर। इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया में सिर्फ पश्चिम ही नहीं, कई अन्य देश भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको। इन देशों ने भी बिना उपनिवेशवाद के विज्ञान और तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब असली सवाल समझिए। इस पूरी बहस को अगर आप समझ रहे हैं तो ये निष्कर्ष है कि पश्चिम ने विज्ञान में कोई योगदान नहीं दिया। जी हाँ, जो बात किया जाता है ना, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी बातें, उनका ये और उनका वो, सब चोरी का माल, पैसे की बुनियाद, और इधर से लेके उधर तक, और किस तरह के एक्सपेरिमेंट और कितना एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानवरों के साथ इंसान भी उनके लिए अवेलेबल थे, तब जाकर वो आज जो कर पा रहे हैं और जिनकी औकात, जिनको आईना ईरान ने दिखा दिया है, ये हकीकत है। योगदान बड़ा रहा है इसीलिए। लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है, क्या दुनिया को सिर्फ ये बताया गया कि विज्ञान का विकास सिर्फ पश्चिम ने किया? जिन देशों की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होते हैं? सवाल खुमैनी का नहीं है, उन्होंने, उनके राज ने क्या किया, क्या नहीं किया, किसके राज ने क्या किया, ज़रा हमको बताइए, हमको बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान प्रजातंत्र वहाँ आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ के जो नॉन वाइट यहूदी हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, वो हमको ज़रा सा बताएं। सारी दुनिया के अंदर जो मेहनत कश लोग हैं, वर्किंग क्लास है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो खुमैनी अलग से जो है कोई एक ख़ास तरह का दरिंदा था, ये मानना सही नहीं होगा। अगर आपने उसमें देखना है तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सवाल यह है वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ के लोग तो अमेरिका के साथ मिलने नहीं आए, वहाँ के लोग तो सफ़ेद झंडे लेकर नहीं आए कि जनाब आ जाइए, उन्होंने नहीं किया। गज़ा के लोगों ने भी, फ़लस्तीनियों ने नहीं किया। ईरान हारेगा नहीं, यानी हारने का मतलब यह है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, वो सफ़ेद झंडा नहीं दिखाएगा, वो लड़ेगा चाहे ख़त्म हो जाएगा। शहादत ईरान के लोगों की रगों के अंदर है। यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया है। और क्या बाकी देशों की उपलब्धियों को उतना महत्व नहीं दिया गया? और ये हकीकत है, बाकियों की उपलब्धियों को इतना महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए आज जब दुनिया को मौका मिला और अली खमैनी जैसा कोई सुप्रीम लीडर सामने आया कि हम जुल्म के खिलाफ नहीं झुकेंगे,
तो आप देख सकते हैं यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, हर जगह उनके समर्थन में लोग जुटे हुए हैं और हर जगह सेमिनार हो रहे हैं, कंडोलेंस मीटिंग हो रही है, सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। यानी कि दुनिया एक मौके की तलाश में थी, दुनिया एक नेता की तलाश में थी कि कोई कदम आगे बढ़ाए तो अमेरिका को, ट्रंप को, इजराइल को आईना दिखाया जाए, और आईना दिखाने का काम ईरान ने कर दिया। जी हाँ, आज की दुनिया में विज्ञान और तकनीक की दौड़ बहुत तेज़ी से बदल रही है। पश्चिम अब भी ताकतवर है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से भी तेज़ी से उभर रहे हैं। ईरान का उदाहरण इसी बदलाव की एक झलक है, और शायद यही वजह है आज वैज्ञानिक ताकत की कहानी एक ध्रुवीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय होती जा रही है। तो आप समझिए कि क्यों लोग पूछ रहे हैं ना कि ईरान के लिए आप लोग छाती क्यों पीट रहे हो। यही वजह है कि जुल्म के खिलाफ वो झुका नहीं, और कैसे इतने प्रतिबंध होते हुए भी आज वो दो बहुत महाशक्ति, इजराइल भी अपने आप में महाशक्ति है और अमेरिका तो है ही महाशक्ति, उनको जवाब दे रहा है। इसीलिए दुनिया समझ रही है, और जो समझ रही है वो ईरान के साथ होता जा रहा है। नमस्कार।